वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग परिनालिकाओं के स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व को निकालना सीखा था कि किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना हो और दो परिनालिकाओं के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व कितना हो। ध्यान दीजिएगा, परिनालिका एक प्रकार की कुंडली ही है, तो कहीं कुंडली भी लिखा हुआ है तो बात वही है, अलग से उसके लिए टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, तो नाम बदल कर दे दिया जाता है। परिनालिका टोरॉइड एक प्रकार की कुंडली कॉइल ही होते हैं। अब आज की क्लास में हम लोग कुंडलियों का संयोजन पढ़ेंगे। कुंडली, किसी कुंडली का, मान लीजिए यह एक प्रकार की कुंडली है, तो इसमें कौन सा प्रेरकत्व होगा? किसी कुंडली का अपना कौन सा प्रेरकत्व होगा? स्वप्रेरकत्व। कौन सा होता है? स्वप्रेरकत्व। L से डिनोट करेंगे इसको। तो प्रतिरोध था गुण एक, तो इसमें R का संयोजन हुआ। एक गुण था धारिता, इसमें C का संयोजन हुआ। तो आज गुण कौन सा है? प्रेरकत्व। और प्रेरकत्व, किसी कुंडली का अपना कौन सा प्रेरकत्व तो दो प्रकार के होते हैं, स्वप्रेरकत्व, तो इसको जोड़ोगे तो अन्योन्य प्रेरकत्व का संयोजन होगा। ये कुंडली जोड़ा जाएगा तो इसी का ना प्रेरकत्व, मतलब स्व। तो प्रेरकत्वों में भी किसका संयोजन होता है? स्व प्रेरकत्व का, L का होता है, M का नहीं। अन्योन्य प्रेरकत्व नहीं हो सकता। ये कुछ कॉमन बातें जाननी जरूरी है। आप कहोगे सर प्रेरकत्व तो दो है, स्व L और अन्योन्य M, तो L का संयोजन करेंगे M का। तो M कब होता है? जब ये कुंडली जोड़े दूसरे के फ्लक्स में परिवर्तन, तो ये तो कभी संभव नहीं है। इस कुंडली को जोड़ना है तो इसी का गुण न देखा जाएगा, और किसी कुंडली का स्व का गुण स्वप्रेरकत्व। तो कुंडलियों का संयोजन का मतलब है स्वप्रेरकत्वों का संयोजन। धारिताओं का हम लोग थोड़े कहते हैं, संधारित्रों का, पदार्थ संधारित्र है। तो एक्चुअली क्या होता है, अपने टॉपिक पर आते हैं। कभी कभी किसी विद्युत परिपथ में हमें दो या दो से अधिक कुंडलियों को जोड़ने की जरूरत होती है, जोड़ने की आवश्यकता होती है। कितनी? दो या दो से अधिक। तो इनका संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा समानांतर क्रम संयोजन, इन पैरेलल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो हम लोग चौथी बार पढ़ रहे हैं, संयोजन हम लोग चौथी बार पढ़ रहे हैं। ध्यान दो बच्चों, कहाँ कहाँ हमने पढ़ा? संधारित्र का संयोजन, श्रेणी क्रम समानांतर क्रम, प्रतिरोध का संयोजन, श्रेणी क्रम समानांतर क्रम, सेल का संयोजन, श्रेणी क्रम समानांतर मिश्रित क्रम, और चौथी बार आज कुंडलियों का संयोजन। और कुंडली में कौन सा गुण होगा? स्वप्रेरकत्व का, तो इसमें L का संयोजन किया जाएगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? आपको हमने एक ट्रिक बताई थी कि हमेशा याद रखना, श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम में कभी जोड़ना हो तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? इंड टू इंड कॉम्बिनेशन कराया जाता है। मतलब इसके अगले सिरे को दूसरे के पहले के सिरे के साथ ऐसे जोड़ते जाओ। और समानांतर क्रम में सबका पहला सिरा एक जगह, सबका दूसरा सिरा एक जगह जोड़ दिया जाता है। इनका सिद्धांत क्या है? श्रेणी क्रम के सिद्धांत क्या होते हैं? किस सिद्धांत पर हम लोग श्रेणी क्रम का कुछ भी कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं? तो श्रेणी क्रम में सब में धारा आवेश का मान एक ही होता है और विभवांतर अलग अलग होता है। समानांतर क्रम में सबका विभवांतर एक ही होता है, सब में धारा अलग अलग होता है। तो चलिए अब आते हैं, ये सिद्धांत समझ गए, अब इनको व्याख्या कर लेते हैं, इनको साबित कर लेते हैं। कुंडलियों का श्रेणी क्रम संयोजन, परिभाषा क्या लिखेंगे? नोट करिए। कुंडलियों के श्रेणी क्रम संयोजन में
पहली कुंडली के दूसरे सिरे को दूसरी कुंडली के पहले सिरे के साथ, दूसरी कुंडली के दूसरे सिरे को तीसरी कुंडली के पहले के सिरे के साथ, और इसी तरह से अन्य सभी कुंडलियों को जोड़ देते हैं। ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम कहलाता है। तो चलिए, कुंडली, कुंडली का ऐसा संकेत होता है ना, बिंदु ए से बी के बीच, इसका स्वप्रेरक तो L1, L2, L3, इसका विभवांतर E1, इसका विभवांतर E2, इसका विभवांतर E3। प्रेरित V1 V2 की जगह यहाँ E1 प्रेरित विद्युतवाहक बल होता है। तो मान लिया तीन कुंडलियां हैं जिनके स्वप्रेरकत्व क्रमशः L1, L2, L3 हैं। ये किसी परिपथ के बिंदु A तथा B के बीच श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इनके संयोजन के सिरों पर I धारा प्रवाहित की जाती है। चलिए, I धारा यहां से दे दिए, I धारा प्रवाहित की जाती है। यदि इनके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल क्रमशः E1, E2, E3 हो तथा A तथा B के बीच कुल प्रेरित विद्युतवाहक बल E हो तो क्या हो जाएगा? E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। एक समीकरण होता है फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से E1 बराबर -L di/dt। ध्यान देना, स्वप्रेरकत्व में हमने ये फॉर्मूला साबित किया हुआ है। कोई दिक्कत हो तो स्वप्रेरकत्व वाला टॉपिक देख लो, उसमें E का मान ये मिल जाएगा आपको, L1। E2 बराबर -L2, धारा तो सब में एक ही है, E3 समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। यदि परिपथ का, यदि बिंदु A तथा B के बीच तुल्य या परिणामी प्रेरकत्व L हो तो
टोटल के लिए बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इन तीनों को मिलाकर स्वप्रेरकत्व, तो इन तीनों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E है L di/dt। चलो इन मानों को रख दो। तो मान मिल जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सबका मान रख दीजिए। E का मान -L di/dt -L1 di/dt -L2 di/dt -L3 di/dt -L di/dt माइनस di/dt कॉमन कर लेते हैं सबसे, तो क्या बचेगा L1 प्लस L2 प्लस L3, di/dt कट जाएगा, i कट जाएगा, तो L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। ये श्रेणी क्रम का तुल्य प्रेरकत्व है। जैसे हमने प्रतिरोध में श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, उसी तरह से तुल्य प्रेरकत्व L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। मतलब ये फॉर्मूला प्रतिरोध वाला ही है, उसी के जैसा है, उसी के प्रमाणित भी तो हाँ वहाँ ओम का नियम V बराबर I या फैराडे का नियम, बस यही एक लाइन चेंज हुआ, बाकी प्रतिरोध वाला हूबहू छाप लो, चित्र के साथ बना लेना है। चलिए आते हैं नंबर 2, समानांतर क्रम संयोजन में। कुंडलियों का समानांतर क्रम संयोजन। तो समानांतर क्रम में क्या होता है, ये पहली कुंडली, ये दूसरी कुंडली, ये तीसरी कुंडली, सबका पहला सिरा एक जगह, सबका दूसरा सिरा एक जगह। बिंदु A बिंदु B, इनके बीच का कुल विद्युतवाहक बल, प्रेरित विद्युतवाहक बल E, तो सबके सिरों पर भी E होगा। इसका प्रेरकत्व L1 L2 L3। अब देखो हमने समानांतर क्रम में क्या बताया था, परिभाषा क्या लिखेंगे, समानांतर क्रम की परिभाषा लिखिए। कुंडलियों के समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक कुंडली के पहले सिरे को एक नियत बिंदु A से और प्रत्येक के दूसरे सिरे को एक अन्य नियत बिंदु B से जोड़ देते हैं। ये आपका समानांतर क्रम हो गया। और समानांतर क्रम की थ्योरी क्या होती है कि सब पर विद्युतवाहक बल या विभवांतर एक ही होगा और सब में धारा का मान अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, ये देखो, यहाँ से अगर हम I धारा देते हैं तो इस सेक्टर में I1 धारा जाएगा, इस सेक्टर में I2 धारा जाएगा और इस सेक्टर में I3 धारा जाएगा और यहाँ से पुनः I धारा हो जाएगा। तो लिखा जाए फिगर के बारे में, मान लिया तीन कुंडलियां जिनके स्वप्रेरकत्व क्रमशः L1 L2 L3 हैं, किसी परिपथ के बिंदु, किसी परिपथ के बिंदु A तथा B के बीच समानांतर क्रम में संयोजित है। इनके सिरों
के बीच का विभवांतर प्रेरित विद्युत वाहक बल E है। यदि परिपथ के बिंदु A पर प्रवाहित धारा I हो तथा कुंडलियों में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2, I3 हो तो कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फैराडे के नियम में चलेंगे तो वहाँ तो केवल I नहीं आता, di/dt आता है। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, समय के रिस्पेक्ट में, तो I का क्या हो जाएगा? di/dt। I1 di1/dt, I2 समीकरण 1 फैराडे के नियम से E बराबर -L di/dt L1। तो di1/dt बराबर क्या हो जाएगा? -E/L1। di2/dt का मान कितना हो जाएगा? -E/L2। di3/dt -E/L3। समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। सब में विद्युत वाहक बल समानांतर क्रम में, तो सब में विद्युत वाहक बल एक ही होगा, सबका विभवांतर एक ही होता है। इसको मिटा देते हैं। समीकरण चाहे अब कुल वाला, यदि बिंदु A तथा B के बीच तुल्य प्रेरकत्व L हो तो क्या हो जाएगा? E बराबर -L di/dt। तो di/dt बराबर -E/L, समीकरण 5। समीकरण 1 में समानों को रख दो, समीकरण 1 से चलो एक क्या है? di/dt का मान -E/L -E/L1 -E/L2 -E/L3। -E कमन करो 1/L, -E कमन करो 1/L1 1/L2 1/L3। E कैंसिल, माइनस कैंसिल, तो क्या बचा? 1/L बराबर 1/L1 1/L2 1/L3। तो ये तो बिल्कुल प्रतिरोध वाला ही है। तो प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, यहाँ L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 होता है। समानांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, और यहाँ 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 होता है। तो बिल्कुल प्रतिरोध वाला चित्र भी है, क्योंकि वहाँ प्रतिरोध का सिंबल था, यहाँ कुंडली का सिंबल लगा देना है। बाकी वहाँ ओम के नियम से सॉल्व करते हैं या फैराडे के नियम से सॉल्व करते हैं, एक जैसा ही है। तो ये संयोजन हम लोगों ने पढ़ लिया। चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ।
अगला हम लोग का टॉपिक है किसी प्रेरक वो पदार्थ होता है जिसका प्रेरकत्व होता है। एक कुंडली, एक परिनालिका, हर पदार्थ का प्रेरकत्व होता है। तो प्रेरक का मतलब अलग से नहीं समझना, प्रेरक क्या है, वह पदार्थ जिसका प्रेरकत्व होता है। तो मान लो कुंडली है में संचित ऊर्जा, प्रेरक में संचित ऊर्जा का मान क्या हो ये हमें निकालना है। तो एक डायग्राम हमने बनाया है, इसमें एक प्रेरक है जिसका प्रेरकत्व L है। एक सेल की सहायता से इसमें I एम्पियर धारा प्रवाहित करते हैं, एक कुंजी स्विच लगाए हुए हैं परिपथ में धारा को कंट्रोल करने के लिए। तो फिगर के बारे में लिखेंगे, मान लिया कैपिटल L स्वप्रेरकत्व का एक प्रेरक, कोष्ठ में कुंडली या परिनालिका जो भी होगी, कुंडली है जिसमें एक सेल की सहायता से I धारा प्रवाहित की जाती है। I धारा सेल लगा दिए तो सेल से धारा प्रवाहित होगी, और सेल से जब धारा प्रवाहित होगी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कुंडली में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाए, क्योंकि धारा परिवर्तन के कारण फ्लक्स परिवर्तन होगा और फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा। प्रवाहित धारा के कारण प्रेरक अर्थात कुंडली में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कितना उत्पन्न होगा प्रेरित विद्युतवाहक बल? E बराबर माइनस L di/dt। इसका परिमाण तो माइनस तो बताता है कि विपरीत दिशा में है ना, लेंज का नियम, लेंज के नियम से हमें मतलब नहीं है। तो प्रेरित विद्युतवाहक बल का परिमाण कितना हो जाएगा? प्रेरित विद्युतवाहक बल का परिमाण, केवल परिमाण लिखेंगे तो E बराबर L di/dt। ये हो गया। अब जब प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो गया तो अब स्विच की सहायता से अल्प आवेश प्रेरक में अल्प आवेश dq प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो अल्प आवेश है तो कार्य भी अल्प होगा। dw बराबर, इलेक्ट्रिसिटी में क्या कार्य होता है जी? आवेश गुणे विभवांतर। W बराबर VQ, क्या होता है यहाँ? W बराबर VQ। तो विद्युतवाहक बल E है और Q अल्प आवेश, तो dW बराबर E का मान L di/dt इंटू dq। थोड़ा ध्यान देना, dW बराबर L di, और इसको हम लोग dt को q के नीचे सजा देते हैं, dq/dt। तो थोड़ा बच्चों बताओ कि dq/dt क्या हो जाएगा? dq/dt बराबर I, आवेश प्रवाह की दर, धारा I, धारा। तो क्या हो गया हमारा dW बराबर L I di, ये I हो गया L I di, समीकरण
2, ये तो अल्प आवेश हो गया ना। अब संचित ऊर्जा हमेशा किए गए कार्य के बराबर होती है। अतः प्रेरक में अधिकतम धारा कोष्ठ में लिखते हैं हम लोग धारा का शिखर मान, I0 से डिनोट करते हैं अधिकतम धारा को। अधिकतम धारा शिखर मान, अधिकतम धारा मैक्सिमम कितना परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे सेल की सहायता से, I0। अधिकतम धारा I0 प्रवाहित करने में किया गया कुल कार्य, तो बच्चा लोग कुल कार्य के लिए क्या करेंगे, अल्प कार्य तो हमने निकाला समीकरण 2, और टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन 1 इंटू DW और LI DI। शुरू में कोई धारा नहीं था 0, और अंत में कुल धारा अधिकतम धारा I0 है ना। शुरू में परिपथ में स्विच ऑफ था तो परिपथ में धारा नहीं था, लेकिन अधिकतम धारा 0 से लेकर I0 तक, अधिकतम धारा को I0 से सूचित करेंगे। इसको शिखर मान भी कहते हैं, अगले पाठों में जानेंगे, धारा का शिखर मान निकालना सीखेंगे। तो 1 इंटू DW का W हो जाएगा, L अचर राशि है बाहर आ जाएगा, 0 से I0, I का घात 1 DI। ये बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो पावर 1 है ना, I का ही समाकलन होना है, L I का घात 1 है तो I का घात 2 बटा में 2 0 से I0। W बराबर L, अपर लिमिट की जगह I की जगह अपर लिमिट I0 और फिर लोअर लिमिट 0। तो क्या हो जाएगा, W बराबर 1/2 L I0 का स्क्वायर, समीकरण 3 हो जाएगा। यह किया गया यह कार्य प्रेरक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अतः प्रेरक में संचित ऊर्जा को U से ना, तो कितना हो जाएगा, यही कार्य ऊर्जा के बराबर 1/2 L I0 का स्क्वायर। I0 क्या है यहाँ, धारा का अधिकतम मान, धारा का शिखर मान, और L का है प्रेरक का स्वप्रेरकत्व। ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का आगे चल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इस फॉर्मूले को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़े थे कि किसी चालक में संचित ऊर्जा 1/2 CV², उस समय चालक का गुण धारिता C के रूप में था, तो वहाँ कितना संचित ऊर्जा आया था, U बराबर 1/2 CV²। वही फॉर्मूला यहाँ पर ये है। प्रेरक में कुंडली में संचित ऊर्जा, ये चालक में संचित ऊर्जा था, C धारिता वाले चालक में संचित ऊर्जा, और ये L प्रेरकत्व वाले कुंडली में संचित ऊर्जा है। सिमिलरिटी है, ध्यान से समझेंगे तो जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये फॉर्मूला 1/2 L I0²। ध्यान देना बच्चों, संचित ऊर्जा हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाए चाहे संचित ऊर्जा कहा जाए, एक ही मान होता है। आज के क्लास में इतना ही, शेष अगले क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।